हेलो फ्रेंड्स। देखो, अरविंद केजरीवाल की हो चुकी है गिरफ्तारी, जो कि सिटिंग सीएम है। तो ये पहली बार हुआ है कि जो सिटिंग सीएम है उनकी गिरफ्तारी हुई है। देखो, जनरली ऐसा होता है कि जब भी कभी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो उसे इस्तीफा देना होता है अपने पद से। जैसे कि अभी हमने देखा था रिसेंटली, जो हेमंत सोरेन यानी झारखंड के जो सीएम थे, तो उन्हें भी ईडी के द्वारा 9 समन आ चुके थे। तो 9 समन के बाद उन्हें भी लग चुका था कि उन्हें गिरफ्तारी होगी, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था एंड देन आफ्टर वो गिरफ्तार हुए थे। बट इस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल की जो सरकार है वो जेल से चलने वाली है। लेट अस सी वो कितना चला पाएंगे जेल से, और हमारे संविधान में उसके लिए क्या दांवपेच है। हमारी जो जो कोर्ट है वो किस तरीके की यहाँ पे चीज़ों को देखेगी, और कैसे इनको ये अलाउ कर पाएंगे कि आगे ये जेल से छूट के बाहर आएँगे, या फिर ये जेल से ही सरकार चलाएँगे। और क्या इस तरह के संविधान में हमारी प्रोविज़न है कि कोई व्यक्ति जो जेल में है, जेल में वो तभी होगा जब पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, वो ये दिखाती होगी कि कहीं न कहीं ये व्यक्ति दोषी है, क्योंकि तभी उनको बेल नहीं मिल पाएगा। तो क्या दोषी व्यक्ति को सरकार चलाने का अधिकार है? इज़ दैट द ग्रेट क्वेश्चन, और इस पे देखा जाएगा कोर्ट का क्या रुख होगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो गिरफ्तारी हुई है वो किन कारणों से हुई है। देखो, सबसे आपको बता दूं मैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो गिरफ्तारी हुई है वो इसलिए नहीं हुई है कि केजरीवाल जो है वो दिल्ली के सीएम हैं और वहाँ पे जो ईडी है वो उनको तंग कर रही है, बिकॉज ईडी बीजेपी के इशारे पे काम करती है। दैट्स नॉट अ फेयर न्यूज़। आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं मैं, ऑलरेडी यहाँ पे पॉलिटिसाइजेशन होगा इस मुद्दे का, क्योंकि चुनाव है। और चूंकि पॉलिटिकल पार्टियां होती ही हैं आपस में इस बात को कहने के लिए कि ये आपने करवा दिया, तो दैट डजंट मैटर फॉर अस। बट जो मैटर है वो क्या है, देखो, ये केजरीवाल को पता था कि वो जाने वाले हैं जेल, बिल्कुल ये पता था। और इसी कारण से उन्होंने ईडी के जितने भी समन्स आए थे उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया। अब देखो, हम बताते हैं, अगर ईडी की अगर हम बात करें ना, तो जो राहुल गांधी हैं, या फिर अभी आप देखोगे सोनिया गांधी हैं, या फिर बहुत सारे एक्टिविस्ट को आपने देखा था, बहुत सारे जो बड़े बड़े पर्सनालिटी, इवन खुद मोदी, खुद अमित शाह, ये सब ईडी और सीबीआई के पूछताछ में आ चुके हैं। इनसे भी पूछताछ की गई है कई सारे मामलों में। लेकिन देखो, होता क्या है, जब आप निर्दोष हैं तो आप डेफिनेटली पेश होंगे। जब आप निर्दोष नहीं होंगे तभी आप समन को ठुकराएंगे। और चूंकि जो सीएम है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, तो ईडी भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ही बॉडी है। ईडी कोई बाहर से नहीं आई, उसी संविधान ने उसे ही पावर दिया है। तो अब यहाँ पे एक चीज है कि अगर ईडी की जो समन्स होती है, अगर आप उस पे नहीं जाते हैं तो ईडी के पास पावर होते हैं कि वो आपको गिरफ्तार कर सके। तो देखो, ईडी के द्वारा ये 10वां समन भेजा जा रहा था, क्योंकि 9 समन जा चुके थे, और 10वां समन ऐसा आम आदमी पार्टी को पता था कि आज आने वाली है और रात में आने वाली है, और 10वें समन के साथ ही गिरफ्तारी भी होगी। इसी कारण से ये जो हमारे दिल्ली के सीएम हैं, वो पहले ही चले गए थे दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, पर दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी नहीं सुनी, इनको नहीं राहत मिला, और ये पहले से ही अंतरिम बेल लेने गए थे। आपको बता दें कि बेल लेने गए थे, तो बेल लेने आप बेल पिटीशन आप कब डालते हैं, जब आपको ये पता होता है कि आपकी गिरफ्तारी होने वाली है। तो ही वाज़ वेरी मच श्योर कि हमारी गिरफ्तारी होने वाली है, और इसलिए ये पहले से अपना पिटीशन लेने के लिए गए, पर कोर्ट ने नहीं सुनी। तो कोर्ट ने क्यों नहीं सुनी? और एक बात समझिए आप, अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे अंदर डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ देश के अंदर डेमोक्रेसी, तो डेफिनेटली हमारी जो डेमोक्रेसी वो इतनी स्ट्रांग है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास इतने पावर्स है, हमारे हाई कोर्ट के पास इतने पावर है कि पॉलिटिशियन का कुछ नहीं चलेगा। अब आप बोलोगे कि ये कैसे हो रहा है, ये तो नहीं होता है, हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी खत्म हो गई जब से बीजेपी आई है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, अभी जैसे हमारे यहाँ इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा चल रहा है, जिसमें एसबीआई से लेकर के जो बीजेपी है, या अलग जो भी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके ऊपर कई सारे ऐसे सवाल हैं कि इन्होंने जो है वो इतने इतने चंदे लिए हैं, और सुप्रीम कोर्ट कितना वोकल होकर के जो है इस पे काम कर रही है। और ऐसे कई सारे मामले रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत वोकल होकर के काम करती है। तो डेफिनेटली हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, और डेफिनेटली जो है पॉलिटिकल पार्टी की भी सुनी जाती है। क्योंकि अब देखो, जो ये समन वाला जो मामला है, ये डेफिनेटली ये जा सकते थे अपने कोर्ट के अंदर, पर ये कोर्ट में नहीं गए। तो अगर इनको लगता था कि ईडी जो है पॉलिटिसाइज होकर के बीजेपी के अंदर या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है, तो ही हैज टू मूव टुवर्ड्स द कोर्ट, बट वो नहीं गए। और समन के अगेंस्ट भी उन्हें जाना चाहिए था, बट वो नहीं गए। तो ये आप समझ में आ चुका है कि प्राइमा फेसिया देखने में लगता है कि ये कल्प्रिट है। अब कल्प्रिट होने के पीछे का मेन कारण क्या है? देखो, इनकी जो नीति आई थी ना 2021 में, शराब नीति, उसमें ना इनके ऊपर ना 144.36 करोड़ रुपीस की घोटाले का एक मामला है। साइड बाय साइड हम देखेंगे तो 700 से अधिक करोड़ रुपए की उगाही का भी मामला है। अब ये पूरा मामला क्या है, देखो हुआ क्या था कि 2021 के टाइम पीरियड में
आबकारी नीति आई थी, शराब नीति आई थी, जिसमें ये था कि दिल्ली के हर मोहल्ले में बहुत अधिक शराब की दुकानें नहीं होंगी, शराब की दुकानों को इन्होंने लिमिटेड कर दिया था। तो अब शराब की दुकानों को लिमिटेड कर दिया था, यानी पर्टिकुलर मोहल्ले में 2 से अधिक दुकान नहीं होगी। तो इसकी बोली लगाई जा रही थी, माने इसकी ऑक्शनिंग हो रही थी, तो इसकी ऑक्शनिंग में ही सवाल है, कि किस तरीके से यहाँ पे हुआ और किस तरीके से पैसे की उगाही की गई है डिफरेंट डिफरेंट पार्टियों के द्वारा। और किस तरीके से शराब की दुकान को बंद करा डेफ़िनेटली शराब की दुकान कम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बट अगर एक ही है, अगर मान लीजिए एक ही है, तो वो किस तरीके से बना है, किस तरीके से वहाँ से फंडिंग हो रही है या उसको ही क्यों मिला, ये क्वेश्चन मार्क बनता है यहाँ पे। अच्छा उसके बाद आप समझो जुलाई 2022 में क्या हुआ, जो दिल्ली के सचिव थे, जो इनके अंडर काम करते, जो मुख्य सचिव थे, राइट? उन्होंने ही उनको ही लगा कि यहाँ पे कुछ जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने व्हिसल ब्लोअर का काम किया और इसकी रिपोर्ट उन्होंने राज्यपाल को दे दी। राज्यपाल को प्राइमा फेसिया लगा कि हाँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है, इसलिए उन्होंने तुरंत ही इस मैटर को सीबीआई की जाँच के लिए भेज दिया। क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े स्कैम का उन्हें अंदाज़ा लग चुका था, क्योंकि जो इनके साथ जो काम कर रहे थे ना सचिव, वही व्हिसल ब्लोअर के तौर पे यहाँ पे उभर के सामने आए। नाउ हम देखेंगे 2022 में 19 अगस्त को क्या होता है, जो तत्कालीन उप मुख्यमंत्री होते हैं मनीष सिसोदिया, उनके साथ अन्य जो 3 लोग होते हैं उनके घर में छापे मिलते हैं। और जब छापे पड़ते हैं उनके घर में, उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारी ईडी है, वो आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग का केस उनको लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, वो केस उनको समझ में आता है। और उसके बाद हम देखेंगे 2022 में आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख जो मुख्य संचारक होते हैं इनके, जो विजय नायर, है ना? उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो सबसे पहले विजय नायर की गिरफ्तारी होती है। 2023 में हम देखेंगे कि जो उप मुख्यमंत्री रहते हैं मनीष सिसोदिया, उनकी गिरफ्तारी होती है। तो आप समझिए पहले विजय नायर की गिरफ्तारी हुई, यहाँ से कुछ ठोस सबूत मिले, तब जाके मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई, उसके बाद कुछ और भी विशेष ठोस सबूत मिले, तब जो है यहाँ पे संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई और अभी तक वो बाहर नहीं आ पाए। तो आप समझो जो जा रहा है वो अंदर नहीं आ पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उन्हें बीजेपी रोक ले रही है या ईडी रोक ले रही है? नहीं भैया, वो जो जा रहा है अंदर, वो लॉ के अंदर जा रहा है और कुछ ना कुछ ऐसा ठोस सबूत है ईडी के पास डेफिनेटली, कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के इतने बड़े बड़े वकील है ना, अभिषेक मनु सिंघवी इतने बड़े वकील है। अभी जो हम देख रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जो एसबीआई का मुद्दा चल रहा है, उसमें इतने बड़े वकील प्रशांत भूषण, जो कि इन्हीं के पार्टी से संबंधित है, तो ये इन लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, इतने बड़े-बड़े वकील हैं, तो क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? एक सवाल है। नाउ यहाँ पे आप देखो कि जो अभी रिसेंटली यहाँ पे 2023 में जो अरविंद केजरीवाल हैं, इनको पहला समन भेजा गया। तो देखो 2023 में ही समन भेजा गया था। 2023 में चुनाव नहीं था। ही नो वेरी वेल कि ये जब जाएँगे तो अंदर ही रह जाएँगे, बाहर नहीं निकलेंगे। इसीलिए इन्होंने ईडी के समन को ठुकराया। अब देखो 2023 से कोई संवैधानिक संस्था आपको नोटिस भेज रही है। एक आम आदमी के हिसाब से आप बताइए, अगर आपके घर में कोई आपके लोकल थाने से नोटिस आ जाती है, तो आपका पूरा परिवार टेंशन में आ जाता है अनटिल अनलेस जब तक आप सॉल्यूशन पे नहीं पहुँचते हैं। आप समझिए कि संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति को 2023 से अक्टूबर महीने से कंटिन्यूअसली नोटिस आ रही है, तो उनको कुछ होमवर्क करना चाहिए था, बट इन्होंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। ना यहाँ पे देखेंगे 16 मार्च 2024 को जो मतलब यहाँ पे हम राष्ट्र समिति की मीटिंग हुई और इसके बाद हम देखेंगे कि जो यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आ चुकी थी, एनडी गठबंधन वगैरह जो भी आप कह सकते हो, कि यहाँ पे अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले, इसीलिए सीटों का बंटवारा भी उसी हिसाब से हो गया था। और ताकि ये पता चल जाए कि जब गिरफ्तारी होगी, ढोल नगाड़े के साथ होगी और ढोल नगाड़े के साथ होगी और उसके बाद फिर हमसे कोई क्वेश्चन नहीं कुछ पूछ पाए, जो मीडिया कर्मी है वो हमसे क्वेश्चन नहीं पूछ पाए कि आपकी गिरफ्तारी क्यों हुई, बल्कि हम ये कह सके कि हमारी गिरफ्तारी इसलिए हुई क्योंकि चुनाव सर पे है और बीजेपी जो है चाहती है अपने सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डालना। समझ गए? तो ये एक एजेंडा भी था और ना समझो अभी जो बीएस नेता है आपके कविता, ठीक है? के कविता, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो भारतीय राष्ट्र समिति की हम बात करेंगे, बीआरएस नेता है। तो इनकी जो गिरफ्तारी हुई ना, ये गिरफ्तारी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ऑलरेडी एक लीडर है। तो जितने भी आसपास इस मैटर में जितने भी सराउंडिंग लोग हैं, पहले इनकी गिरफ्तारी हो गई और जब बहुत ठोस रिपोर्ट इनके पास से मिल गए हैं, तब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कल रात में हुई है। जो ईडी का समन होता है वो आ चुका था और 10वां जो समन था वो लेके पहुंची थी। और इस तरीके से ये पूरा मामला आगे बढ़ा। ये डिटेल था क्या क्यों हो पाया है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कितने ऑप्शंस थे अरविंद केजरीवाल के पास, लेकिन उन्होंने उसको छोड़ करके, उनको पता था अल्टीमेटली गिरफ्तार होना ही होना है क्योंकि कल्प्रिट है और इसीलिए उन्होंने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। आप समझिए एक आईआईटीएन
एक आईआरएस ऑफिसर और एक जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि जिसे इतने मत से चुना गया हो, तो वो कैसे इन चीज़ों को काउंटर कर सकता है। उनके पास ऑप्शंस थे बट उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं किया। तो अपनी शक्ति का उपयोग तभी नहीं करते जब हमें पता होता है कि परिणाम क्या है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज़। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।